वेलकम टू एसपीएचडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएचडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके दौरान आपका ये सिलेबस स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम और आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सबके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने आपके चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चुने हैं। आपके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें आज हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को चुना है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इन सब की चर्चा आज के इस क्लास में होगी। आपके तीसरे चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को मॉडल सॉल्व पेपर में दे दिया है, इम्पॉर्टेंट ने भी बता दिया है। लेकिन आज की क्लास में आप अगर ये दो टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जाने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आप लोग क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा और एक रफ कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि नोट करते रहिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है ये नई शिक्षा नीति के तहत नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में जैसा कि यूट्यूब पे जो आपकी लाइव क्लास का टाइमिंग है, वो केमिस्ट्री की क्लास जो होती है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, सेमेस्टर फर्स्ट के लिए 8 बजे होती है और फिजिक्स की क्लास 9 बजे, बॉटनी की क्लास 6 बजे होती है। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन टाइप्स होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की क्लास है। आपका पहला प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो आज आप पढ़ेंगे वो पहला है डाई बोरेन। क्या है? डाई बोरेन बनाने की विधि और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा टॉपिक जो आपका होगा वो होगा बोराजीन और बोराजोल। क्या होगा? बोराजीन और बोराजोल, जिसका फार्मूला होता है, जिसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है B3N3H6। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले टॉपिक की बात करते हैं। अगर डाई बोरेन आपसे पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाई बोरेन। पूछा जाएगा डाई बोरेन के बनाने की विधि तथा इनके गुणों का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि पहले डाई बोरेन का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आप पहली चीज़ नोट करेंगे, डाई बोरेन का फार्मूला होता है B2H6। डाई बोरेन का फार्मूला होता है, इतनी चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, इसके बनाने के मेथड के बारे में बात करते हैं कि इसके बनाने की विधि क्या है। तो आपका प्रिपरेशन जो मेथड होगा, बनाने की विधि होगा, तो आप डाई बोरेन किसकी सहायता से बना सकते हैं? तो पहला तो बना सकते हैं BF3 का ईथर की उपस्थिति में LiBH4 या NaBH4 द्वारा अपचयन कराने पर। अगर हम BF3 यानी कि बोरान ट्राईफ्लोराइड को, इसका फार्मूला होता है बोरान ट्राईफ्लोराइड। क्या होता है? बोरान ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, अगर हम बोरान ट्राईफ्लोराइड को ईथर की उपस्थिति में लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ LiBH4 का जो फार्मूला होता है वो किसका फार्मूला होता है? लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है इसका नाम, यानी कि LiBH4 का जो नाम होगा वो क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा इसका रासायनिक नाम होगा लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब हम यानी कि बोरान ट्राईफ्लोराइड को जब हम
यानी कि व्हेन बोरान ट्राइफ्लोराइड आर रिएक्ट विथ LiBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन फॉर्मेड डाइबोरेन। तब क्या प्राप्त होता है? डाइबोरेन प्राप्त होता है। जैसा कि ये देख लीजिए, BF3 का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो हमें प्राप्त क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि LiBH4 है और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें लाना है B2H6। तो क्या करना होगा? हमें यहाँ से 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर इस कंपाउंड में, तो हमें ये देखिए इतना जो फंक्शन है ये तो निकल जाएगा, यानी कि F3 और Li निकाल के हमने कर दिया बाहर, यानी 3LiF4 प्लस अब बचा कितना? यहाँ पर बचा 3B और एक ये 4 और 3 4 3 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन और 4 बोरान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2B2 और H6 हमें प्राप्त हो जाएगा बोरान। ठीक है, इसका रिएक्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार से इसका रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर हम बात करें बोरान ट्राइफ्लोराइड का, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो बाहर हमें निकल जाएगा, क्या निकलेगा? सोडियम फ्लोराइड के 3 अणु बाहर निकलेंगे और हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डाइबोरान। क्या मिल जाएगा? डाइबोरेन मिल जाएगा हमें। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं कि दूसरे मेथड से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दूसरा मेथड है बाय द रेड्यूसिंग BCl3 विद द LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम यानी बोरान ट्राइक्लोराइड का ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप चयन कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें डाइबोरेन प्राप्त होता है। जैसा कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये है बोरान ट्राइक्लोराइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। हमने रिएक्शन करवा दिया तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया? हमें यहाँ प्राप्त हो गया डाइबोरेन और 3 अणु निकल गए लिथियम और लिथियम क्लोराइड के, प्लस आपको मिला क्या? AlCl3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमें मूलतः प्राप्त क्या करना था? डाइबोरेन मिलना था। तो अगर हम बोरान ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दें तो हमें बेसिकली क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें बोरान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम BCl3 प्लस LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डाइबोरेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मेथड से हम किस प्रकार से इसको प्रिपेयर करेंगे डाइबोरेन को। तो इसमें होगा क्या कि बाय द रेड्यूसिंग एंड वेपर्स ऑफ BCl3 और BBr3 विद द मॉलिक्यूल ऑफ H2। अगर हम क्या करें? बोरान ट्राइक्लोराइड को H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें किस प्रकार से डाइबोरान मिलेगा? जैसे देख लीजिए, अगर हम बेसिकली BCl3 का रिएक्शन करा दें H2 के साथ तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? हमें बेसिकली क्या प्राप्त हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर है BCl3, यहाँ पर है H2 और हमें ज्ञात करना है फार्मूला क्या है इसका? डाइबोरेन का। इसका फार्मूला है B2H6। तो अब हम इसका रिएक्शन यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए? तो हमें 6 से H को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 हाइड्रोजन इसके पास हो गया। और हमें B कितना चाहिए? हमें B चाहिए 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से कर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये मिल जाएंगे, प्लस आपको मिलेगा क्या? प्लस मिल जाएगा HCl, 6 HCl के अणु बाहर निकलेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतनी बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन आपके समझ में आया है? चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड को आप अच्छे से तैयार करिएगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी गुण क्या है। तो ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो ये क्या है? इट इज ए कलरलेस गैस विच इज स्टेबल एट ओनली लो टेम्परेचर।
यह एक रंगहीन गैस है जो केवल कम ताप पर स्थायी होता है। डाइबोरेन जो होता है वो क्या होता है, रंगहीन गैस होता है और ये केवल कम ताप पर ही स्थायी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला है रक्त तप्त अवस्था में यह बोरान और H2 में अपघटित हो जाता है, यानी कि एट द रेड हॉट टेम्परेचर इट डिकम्पोज इनटू बोरान एंड H2, यानी कि अगर हम रक्त तप्त अवस्था में यह जो है क्या करेगा, बोरान और H2 में अपघटित हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, अगर हम बोरान के फार्मूले की बात करें, बोरान इसका फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H3BO3, जिसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, यानी B सफिक्स में बाहर कर दें और OH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बोरान का फार्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। जैसा कि हमने कहा कि ये रक्त तप्त अवस्था में बोरान और H2 में अपघटित हो जाता है। जैसे कि अगर हम B2H6 यानी डाइबोरेन का रिएक्शन किसके साथ करा दें, यानी कि रेड हॉट की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, B2 यानी कि बोरान मिल जाएगा प्लस 3H2, यानी कि जो अगर हम रक्त तप्त अवस्था में बोरान इस रक्त तप्त अवस्था में अपघटित होकर ये क्या हमें देगा, ये बोरान देगा और हाइड्रोजन के अणु देगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई कि अगर हम बोरान का रेड हॉट की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करवा दें तो हमें बेसिकली मिल जाएगा बोरान के 2 अणु और हाइड्रोजन के अणु प्राप्त हो जाएंगे, यानी अपघटित हो जाएगा। यानी कि अगर इसको मिला दिया जाए, अगर हम कह दें कि 2B प्लस 3H2O का रिएक्शन कराइए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें फिर प्राप्त हो जाएगा B2H6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम इसके हाइड्रोलिसिस पर बात करते हैं, इसके जल अपघटन कराते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात हो रही है। अगर इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज करा दें, जल के साथ अपघटन करा दें, यानी जल के साथ इसका अभिक्रिया करा दें, डाइबोरेन का हम जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा B2H6 प्लस 6H2O के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा इसमें H3BO3, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल कहते हैं। यानी कि अगर हम जल के साथ अपक्रिया करा दें डाइबोरेन का तो हमें प्राप्त क्या होगा, बोरिक अम्ल और हाइड्रोजन के अणु प्राप्त होंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन यानी पानी के साथ अपक्रिया करवाया डाइबोरेन का तो हमें बेसिकली प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त हमें हुआ बोरिक अम्ल और हाइड्रोजन के अणु। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि डाइबोरेन अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में जल अपघटन करके क्या बनाता है, बोरिक अम्ल बनाता है, जिसको हम बोरिक अम्ल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, B को बाहर कर लीजिए और H और O का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, B को अगर बाहर कर दीजिए आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O और H का होल थ्राइस। ठीक है, ये बोरान का फार्मूला होता है। और जब ये प्रक्रिया कब होती है, ये अभी बोरिक एसिड नहीं है, ये अभी बोरिक अम्ल है और ये किस रूप में है, अपघटित रूप में है। जब इसे हम पूर्णतः अम्ल बनाएंगे तो इसका हम रिएक्शन नहीं कराएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BOH का होल थ्राइस। तो ये भी क्या है, ये बोरिक एसिड है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका करते हैं रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसका रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ। तो जब हम बेसिकली B2H6 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें BCl3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बोरान ट्राइक्लोराइड प्राप्त होगा। जैसे कि B2H6Cl2, तो B यहाँ पर B के 2 अणु तो यहाँ पर 2 हो गए और Cl कितने हैं, Cl3 यहाँ पर 6 Cl है तो यहाँ पर Cl3 यानी 3 निकल गया। यहाँ पर कितना बचा, 5। ठीक है,
और एक Cl यानी 6 दूनी 12, तो यहाँ पर निकल जाएगा HCl यानी 6HCl। तो इस प्रकार से अगर हम डाइबोरेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें BCl3 प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो आपका रिएक्शन है 5वां नंबर, वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम डाइबोरेन का रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, अगर अमोनिया के साथ क्रिया करा दें तो हमें मिलेगा क्या, यानी कम ताप पर एक योगात्मक क्रिया यानी B2H6 × 2NH3 प्राप्त होता है। इसे गर्म करने पर बोरेजोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बोरेजोल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हमने डाइबोरेन को NH3 के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, योगात्मक क्रिया यानी ये दोनों का क्या कम्बिनेशन प्राप्त हो जाएगा B2NH3। ये एट रूम टेम्परेचर पर बन सकता है। ठीक है, अगर इसका हम क्या कराएं, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करवा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बोराजोल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम B2H6 × 2NH3 का क्या कराएं, हीट करा दें 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब हमें प्राप्त क्या होगा, वो प्राप्त होगा हमें बोराजोल, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है B3N3H6, B3N3H6। ये किसका फार्मूला होता है, ये बोरा, आप नोट कर लीजिएंगे, ये बोराजोल का फार्मूला होता है, बोराजोल का फार्मूला होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी आपके डाइबोरेन के प्रॉपर्टीज के बारे में, डाइबोरेन, जिस पर हमने प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ लिया और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो किस प्रकार से आपको लिखना है, इसका PDF मैंने बना दिया, इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सर्वप्रथम आप प्रिपरेशन मेथड बताएंगे। अगर आप कॉपी लिखेंगे तो सबसे पहले अगर ये प्रश्न आता है तो सर्वप्रथम आप प्रिपरेशन मेथड डालेंगे यानी बनाने की विधि डालेंगे, और कम से कम आप 3 बनाने की विधियां दीजिए। 3 रिएक्शन तो जरूर करें, 3 प्रकार की विधियां तो जरूर ही दीजिए। उसके साथ ही साथ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत बताइए और केमिकल प्रॉपर्टीज 2 कम से कम दीजिए। अगर इतना आप लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है, जो आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वो है गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा सल्फर एंड टेट्रा नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है S4N4। यानी कि हमें टेट्रा सल्फर या टेट्रा नाइट्रेट बनाने की विधि बतानी है, जिसका फार्मूला होता है S4N4। इसमें हमें देना है बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं सेक्शन B और C में भी आने की संभावना होती है। अगर आपके सेक्शन B में ये प्रश्न आता है तो ये मानकर चलिए कि आपको 7.5 नंबर का प्रश्न होता है। अगर सेक्शन C में आएगा तो ये पूर्णतः 10 नंबर का प्रश्न होता है, जिसे हम लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न कहते हैं C में, और अगर B में आता है तो इसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो इसका जो फार्मूला होता है टेट्रोसल्फर या टेट्रोनाइट्रेट का, ये होता है S4N4। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको पेपर में इतना याद है टेट्रोसल्फर या टेट्रोनाइट्रेट का फार्मूला, तो अगर आप एक बार इसके रिएक्शन बैलेंसी अगर आप लोग को आती है, अगर रिएक्शन बैलेंसी आती है, देखिए सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें जान लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? अगर आपको याद है और रिएक्शन बैलेंसी आती है, अगर रिएक्शन बैलेंसी आती है और अगर नहीं भी आती है लेकिन आपको फार्मूला अगर लर्न है, यानी कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप रिएक्शन बैलेंस कर ले जाएंगे।
अगर आपको पता है कि S4N4 ये टेट्रो या टेट्रानाइट्रेट का फार्मूला है या टेट्रोसल्फर का फार्मूला है, तो आप बेसिक सी बात यह है कि अगर इसके बारे में आपको लर्न है कि इसका फार्मूला ये होता है, तो और अधिक से अधिक फार्मूला याद है तो आप इसका रिएक्शन बड़ी आसानी से करा लेंगे। जैसा कि मान लिया जाए HCl2 आपको लर्न है, यानी कि ये सल्फर डाइक्लोराइड, आपको पता है कि सल्फर डाइक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है HCl2, और NH3 का पता है, तो आप इनसे देखेंगे कि इन दोनों से मिल करके क्या S4N4 बन रहा है। अगर आपको फार्मूला, यानी बेसिक सी बात है समझना कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रिएक्शन बैलेंसी में है तो आपका फार्मूला है। आपका क्या है? फार्मूला अगर आपको लर्न है तो आप रिएक्शन बैलेंस बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो जितने भी फार्मूले हैं उनको आप एक बार लिख करके नोट कर लीजिए, और मैं जितने भी फार्मूले हैं उनको लर्न करा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको फार्मूला लर्न करा दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके प्रश्न आने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की, यानी टेट्रोसल्फर बनाने के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधि, यानी कि जब अमोनिया को बेंजीन में बने सल्फर डाइक्लोराइड यानी HCl2 के विलयन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने सल्फर मोनोक्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें टेट्रोसल्फर या टेट्रोसल्फर टेट्रानाइट्रेट प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसमें आपको करना क्या है कि जब हम सल्फर डाइक्लोराइड को NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन की उपस्थिति में, तब हमें प्राप्त क्या होगा? तब हमें प्राप्त होगा टेट्रोसल्फर या टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सल्फर डाइक्लोराइड का, वो होता है HCl2। क्या होता है? HCl2। अब हमने क्या किया कि NH3 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, लेकिन बैलेंसी में आपको इतना ध्यान रखना है कि बैलेंसी आपको डिसबैलेंस ना कर जाए। जैसा कि मैंने 6HCl2 को लिया है, यानी कि 6 अणु हैं किसके? सल्फर डाइक्लोराइड के, और 16 अणु हैं NH3 के। अब इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त करना है S4N4। तो हमने यहाँ से एक S ले लिया, और यहाँ से 4 S अगर हमने ले लिया तो यहाँ पर 2 S अभी बचा है, और यहाँ पर 16 N है। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 12 बचा। ठीक है, तो यहाँ S4N4 निकल चुका है। अब यहाँ पर बचा 12। अब 12 NH3Cl + 2S बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर हम बात कर लें कि H2Cl2 से इसका रिएक्शन करा दें, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में बने CCl4 से अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तब भी हमें बेसिकली प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? टेट्रोसल्फर प्राप्त होगा, और बाहर निकलेंगे 12 NH4Cl + 8S निकलेंगे। ठीक है, यानी 8 अणु सल्फर के बाहर निकलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होगा? 12 NH4Cl प्राप्त होगा, और इसके साथ ही साथ हमें प्राप्त होगा टेट्रोसल्फर या टेट्रानाइट्रेट। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान से देखना, इसी में आपको डिसबैलेंस होगी, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के रिएक्शन आप तैयार कर लीजिएगा। जितने भी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लर्न कर लीजिएगा। कम से कम आपको 3 बार इसको लिख करके और इसको तैयार करना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा, बस ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं कि दूसरे मेथड से किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए, अगर हम दूसरे मेथड से इसको बनाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड से इसको बनाने की, तो हमें प्राप्त क्या होगा? चलिए, जब हम सल्फर मोनोक्लोराइड को वाष्प के साथ अमोनियम क्लोराइड में प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तब हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तब हमें प्राप्त हो जाएगा S4 और N4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करेंगे? सल्फर मोनोक्लोराइड का रिएक्शन करवा देंगे NH4Cl के साथ।
हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, H4N4 प्राप्त हो जाएगा और 16 अणु जो है HCl के बाहर निकल जाएंगे और 8 अणु जो होंगे वो सल्फर के बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन में बैलेंस आपको नहीं करा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि 6 यानी 6 अणु H2Cl2 के लिए गए हैं और 4 अणु जो हैं NH4Cl के लिए गए हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने 4S निकाल लिया और यहाँ से हमने निकाल लिया 4N। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, तो बेसिकली यानी 6 दूनी 8 यानी 8 सल्फर अणु के अणु थे, 8 सल्फर के अणु थे। तो यहाँ से अगर हमने 4 अणु ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पर अगर हमने 4 अणु सल्फर के ले लिया, यहाँ पर थे 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर 12 होंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 12 अणु जो हैं वो सल्फर के हैं। सल्फर की संख्या कितनी है, 12, जिसमें से हमने 4 अणु बाहर निकाल लिए, तो यानी कि कुल बचा कितना, 8। तो हमने 8 सल्फर को यहाँ प्लस लगा के बाहर कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें 4N हमने बाहर लिया है, तो यहाँ से अगर हमने 4N बाहर ले लिया तो बचा कितना, N। अगर 4N हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर 4 ही N तो है, तो यहाँ पर 4N चला आया, तो N की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। बच क्या रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बच रहा है। कितना हाइड्रोजन, 4 चौक 16 हाइड्रोजन और 4 Cl की संख्या 4 यहाँ बच रही है और यहाँ पर 12, तो 12 4 कितना हो गया, 16। यानी कि 16 हाइड्रोजन और 16 क्लोराइड बच रहे हैं, तो 16 कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, 16 HCl मिल जाएगा और 8 सल्फर के अणु निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन हो जाएगा H4N4 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, तीसरे मेथड की, कि तीसरे मेथड से हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे इसकी बात करते हैं। चलिए तीसरे मेथड की बात करते हैं। आपका जो तीसरा मेथड यानी तीसरे मेथड से किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हम सल्फर को द्रव अमोनिया के विलयन में घोल दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें प्राप्त हो जाएगा टेट्रानाइट्राइट यानी कि H4N4 तब भी हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सल्फर का। सल्फर के हमने 10 अणु ले लिए और 4 यानी 4 अणु ले लिए NH3 के। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसकी बैलेंसी के लिए इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H4N4 प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए कैसे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमने 10 अणु ले लिए, 10 अणु क्यों लिए हैं, इसकी बैलेंसी के लिए हमने 10 अणु लिया है और 4 लिए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सल्फर हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए और नाइट्रोजन कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो हमने 4 अणु NH3 के इसलिए लिए क्योंकि 4 नाइट्रोजन इसको मिल जाए, 10 सल्फर इसलिए लिया कि इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने 4 सल्फर के अणु ले लिए 10S से और यहाँ से 4 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर बचा कितना, नाइट्रोजन तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर बचा H3 और यहाँ पर कितना बचा, 6 अणु बचे किसके, आपके सल्फर के, और यहाँ पर बच क्या गया, H3 4, 4 3 12, कितना 12 अणु हाइड्रोजन के आपके बचे हैं और सल्फर के। तो हम किस प्रकार से बना देंगे, तो अगर हम 6H2S लिख दें तो 6 अणु सल्फर के और 6 दूनी 12 यानी 12 अणु हाइड्रोजन के। ये कंप्लीट हो गई ना बैलेंसी, ये बैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, इसमें रिएक्शन हो रहा है सल्फर का द्रव अमोनिया में बने विलयन के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टेट्रोनाइट्राइट जिसका फार्मूला होता है H4N4। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अगर इसका 16 NH3 के साथ करा दें रिएक्शन तब क्या प्राप्त हो जाएगा, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, तब भी हमें टेट्रानाइट्रेट ही प्राप्त होगा, H4H4। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन बैलेंसी में आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपको केवल और केवल फार्मूले का ध्यान रखना है और आपकी बैलेंसी कंप्लीट होती चली जाएगी। चलिए ये 3 प्रकार के प्रिपरेशन मेथड थे, बनाने की विधि थी जो मैंने दे दिया, इसको आप कंप्लीट करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुण के बारे में।
तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर तो केवल प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दिया। जब भी आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़, पहला लिखेंगे फिजिकल, क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, दो प्रकार की प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं भौतिक गुण और एक को कहते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इट इज ए ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 178 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। किसकी बात हो रही है, टेट्रानाइट्राइट की बात हो रही है कि टेट्रानाइट्राइट जो होता है वो नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका गलनांक होता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी अणु की या किसी भी रिएक्शन की या कभी भी डाइबोरोन की बात हो या नाइट्रोजन की बात हो या हाइड्रोजन की बात हो, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देनी है तो आपको इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको लिखना क्या। पहला पॉइंट तो इसका कलर आपको बताना है, दूसरा पॉइंट इसके मेल्टिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके अपघटन के बारे में बताना है। साथ ही साथ इसकी गंध कैसा होती है, इसकी गंध कैसी होती है, इसका रंग कैसा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसके रंग, गंध, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, देखिए जो आपका टेट्रानाइट्राइट था वो क्या था, एक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस था, जिसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले की बात की जाए तो होता है S4 और N4 होता है, इसका फार्मूला होता है टेट्रानाइट्राइट का। ठीक है, टेट्रानाइट्राइट का, और इसका जो रंग होता है ये नारंगी पीले रंग का होता है। ये एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका गलनांक होता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जल में क्या है, अम्लीय है, किंतु अगर बेंजीन तथा कार्बनिक विलायकों में इसका विलय किया जाए तो ये अधिक विलय है। ठीक है, दूसरी बात अब हम बात कर लेते हैं कि ये वायु में अस्थाई होता है, ये वायु में अस्थाई है, परंतु जब इसे गलनांक तक गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। अगर हम इसे गलनांक तक इसके गलने के क्रम में इसे गर्म करते रहें, हीट करते रहें, तो क्या हो जाएगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा। यानी इट इज स्टेबल इन एयर बट एक्सप्लोड विथ व्हेन हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इसके केमिकल यानी रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं कि आखिर में अगर हम टेट्रानाइट्राइट का रिएक्शन करा दें किसके साथ, तो हमें अगर इसका रिएक्शन कराएं तो हमें दूसरा क्या अणु प्राप्त हो सकता है, कौन से अणु प्राप्त हो सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा है यानी इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है, इट कंबाइंड विथ क्लोरीन इन कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव येलो क्रिस्टलाइन टेट्राक्लोराइड यानी S4N4Cl4, यानी कि यह कार्बन डाइसल्फर में क्लोरीन से संयोग करके पीला क्रिस्टलीय या टेट्राक्लोराइड बनाता है। ठीक है, टेट्राक्लोराइड बनाता है। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें SN4 से S4N4 किससे, क्लोरीन से हम अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, S4N4Cl4, जिसे हम इस रूप में क्या कहते हैं, टेट्राक्लोराइड करते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन सबसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला, देखिए S4N4 का Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिए तो S4N4 डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया गया और यहाँ से 2 दूनी 4 यहाँ पर क्लोरीन ले लिया गया। ठीक है, तो ये पूर्णतः इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और आपको मिल गया टेट्राक्लोराइड मिल गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम
अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर इसका रिएक्शन इट इज़ रेडली हाइड्रोलिसिस बाय द बेस गिवन अमोनिया, यानी कि अगर ये क्षारों के साथ इसका जल अपघटित करा दिया जाए तो ये जल अपघटित करके क्या देगा, हमें अमोनिया प्राप्त दे देगा। ये अगर क्षार के साथ, अगर इसका क्षार के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए, यानी जल अपघटित कराया जाए। जल अपघटन में होता क्या है, जल अपघटन में बेसिक सी बात यह है कि जब भी क्षार के साथ रिएक्शन होगा तो ये हमें क्या देगा, अमोनिया देगा। और कौन देगा, H4N4, जिसका नाम होता है टेट्रानाइट्रेट। अगर हम टेट्रानाइट्रेट को NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, जल अपघटन करा दें H2O से, ठीक है, हमने कराया H4N4 का रिएक्शन क्षार के साथ और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, N2H2O3। क्या प्राप्त हुआ, N2H2O3 प्लस 2N2SO3O6 प्लस 8 अमोनिया, यानी 8 जो है वो अमोनिया के अणु प्राप्त होंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, आप लिखेंगे क्या, बेसिक सी जो इसमें लास्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अगर डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, अगर हम टेट्रानाइट्रेट का क्षार के साथ जल अपघटित करा दें तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ये आपका पहला रिएक्शन है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और ये रिएक्शन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये रिएक्शन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप बैलेंसी आपको आती है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप लोग फार्मूले के द्वारा इसको लर्न कर लीजिए और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रश्न में यानी कि आपके पेपर में आने वाला है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो आपसे जो पहला नंबर प्रश्न है वो आने की पूरी संभावना है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला है, अगर हम CCl4 में बने इसके विलयन को कक्ष ताप पर AgF2 द्वारा यानी कि फ्लोरीनीकरण करने पर इसे में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये टेट्राथायोजिल टेट्राफ्लोराइड बनाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, H4N4F4 क्या बनाता है, टेट्राथायोजिल टेट्राफ्लोराइड बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया आपके तीसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 2 प्रश्न मैंने चुना था, जिसमें हमने आज डिस्कस किया डाइबोरेन और दूसरा जो टॉपिक था आपका टेट्रानाइट्रेट। हमने प्रिपरेशन मेथड को देख लिया और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा कर ली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपका तैयार हो जाता है तो ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में ये पूरी आने की संभावना है। एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आएगा। अगर आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है तो आपको इसमें से मिलने हैं 7.5 नंबर, और अगर ये पूछ लिया जाता है आपके सेक्शन C में तो आपसे 10 नंबर आपको मिलना है। साथ ही साथ कल की क्लास में आप लोग को मैंने इम्पॉर्टेंट दिया है 15 टॉपिक को, आप लोग वो टॉपिक को कवर करिएगा, कंप्लीट करिएगा। जितना भी PDF मैंने आपको दे दिया है उसका रिवीजन करिएगा, एक बार क्लास का भी रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी मित्रों एक बार चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं इतनी मेहनत करके आप सबके लिए वीडियो लाता हूं और मेरी पूरा प्रयास है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो और आपका नंबर अच्छा आए, और जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं ये मॉडल पेपर में आप लोग को मिल जाएँ। आप लोग तैयार करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।